श्री एस.एन. झा जी, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद जी, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सेवानिवृत्त डीजीपी श्री आर प्रसाद जी, माननीय लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री रामनंदन प्रसाद जी, विद्वान महाधिवक्ता श्री पी.के. शाही जी, वरिष्ठ अधिवक्ता और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ताराकांत झा जी, के अध्यक्ष श्री रामदेव प्रसाद जी, राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ ऋषि जी, बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष श्री ए.के. चौधरी जी, राज्य सूचना आयोग के सदस्य श्री शकील अहमद साहब, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए सचेत नागरिकगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, जस्टिस एस.एन. झा साहब कह रहे थे कि राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन में बिहार में 15 साल का विलंब हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब जब बना है तो जस्टिस झा साहब के नेतृत्व में बना है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कर्तव्यों का यह बहुत ही योग्यता के साथ, निर्भीकता के साथ और निष्पक्षता के साथ निर्वहन करेगा। वैसे 15 साल का समय कोई ज़्यादा नहीं, बिहार में कई मामलों में हम कहीं ज़्यादा पिछड़े चल रहे हैं। अभी कल 13वें वित्त आयोग का विजिट है, वो आ रहे राज्य सरकार से, विभिन्न संगठनों से, राजनीतिक दलों से चर्चा करने के लिए, राज्य का विचार जानने के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। तो उस सिलसिले में जो कागजात देख रहा था तो उससे ऐसा पता चलता है कि प्रति व्यक्ति विकास का जो खर्च है बिहार में, वो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत विकास दर है या प्रति व्यक्ति विकास के खर्च में अगर स्थिरता आ जाए, यही रहे, ये और ज़्यादा बढ़े नहीं अगर राष्ट्रीय स्तर पर, तब बिहार को राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने में 2039-40 होगा। तो उस हिसाब से तो मानवाधिकार आयोग का गठन उससे आधे समय में हुआ और कुछ माह तो आपने स्वयं बता दिया, उस राज को खोल दिया आपने। हम लोग भी चाहते थे हमारी सरकार बनी तो मानवाधिकार पर हमने बहुत ध्यान रखा और यहाँ अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, वो मुख्य सचिव थे, एक डीजीपी बैठे हुए हैं और पुलिस अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं। सब लोगों को मालूम है, आईजी ऑपरेशन भी हमारे यहाँ भी कुछ देर पहले दिख रहे थे। तो इन सब लोगों को मालूम है कि हमने कहा कि अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं कानून के मुताबिक, आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर अभियोग है और पुलिस को कानून का पालन करने के लिए इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, आप उनको गिरफ्तार जरूर करिए। और आपको ऐसा लगता है कि इनसे पूछताछ करने की जरूरत है तो पूछताछ कीजिए, लेकिन आप उनको टॉर्चर मत करिए और उनको बेइज्जत मत कीजिए। और कमोबेश इसका पालन हो रहा है, अगर कहीं कहीं उल्लंघन होता है तो हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं। एक बार पुलिस लॉकअप में समस्तीपुर में एक मृत्यु हो गई, मैं बिहार में नहीं था, बिहार के बाहर था। वहां से ही हमने जब ये खबर मिली तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को मैंने एक ही बात कही कि किसी भी सूरत में ये कवर अप नहीं होना चाहिए।
आप निष्पक्षता से जांच कीजिए और अगर पुलिस लॉकअप में ज्यादती के कारण मृत्यु हुई है तो इसके लिए दोषी लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले की लीपापोती नहीं होनी चाहिए। तो मैसेज बहुत साफ था, बावजूद उसके छिटपुट घटनाएं घट सकती हैं और वैसी घटना घटेगी तो सरकार के नोटिस में आने के बाद तो हमारी तरफ से ही कार्रवाई हो जाएगी। अगर हमारे आंख से भी ओझल हो जाएगा तो अब आप यहाँ बैठ गए, अब कोई घटना छिप नहीं सकती। और सब लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि हम लोगों का मानवाधिकार में पक्का विश्वास है। और आप ठीक कहते हैं, मानवाधिकार का मतलब सिर्फ पुलिस से संबंधित उनका व्यवहार या उनके द्वारा किया गया अत्याचार तक ही सीमित नहीं है। मानवाधिकार एक बहुत व्यापक चीज़ है। आज से 60 साल पहले संयुक्त राष्ट्र में जब इसका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ तो उसमें क्या नहीं, सब कुछ है। लेकिन अगर उसका हम निचोड़ जाने तो यही है कि हर व्यक्ति को, जो इंसान जन्म लेता है, उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। और इसी में सारी चीज़ें, इसी में शिक्षा है, इसी में स्वास्थ्य है, इसी में बराबरी है। आपने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का जिक्र किया, जो आंकड़े आपने देखे हैं, सरकारी आंकड़े, मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि वो आंकड़े सही नहीं है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले देश में सिर्फ 26% नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। और हमारे प्रदेश में जो ये NSSO के आधार पर के आकलन के आधार पर जो आंकड़े तैयार होते हैं उसके मुताबिक हमारे यहाँ 42%, वो भी गलत है। और मैंने पिछले वर्ष ही यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी कराई थी गरीबी पर, और दुनिया भर में गरीबी पर जो काम कर रहे हैं वहाँ हमने रखा था कि इसके मापने का तरीका ठीक नहीं है और हम खुशफहमी में जी रहे हैं कि गरीबी घट गई है या गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या कम हो रही है। धीमी गति से ही सही 1% की रफ्तार से, ये बातें सही नहीं। जो आकलन है वो सही नहीं, न देश में सही है न राज्य में सही है। और राज्य में मेरी अपनी समझ है कि बिहार में भले ही कागजों पर, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि आंकड़े वही ऑथेंटिक माने जाते हैं, इसलिए सरकारी दस्तावेजों में या जब हम बहस मुहावजा करते हैं तो उसमें वही आंकड़े पेश करते हैं। लेकिन दरअसल बिहार में यह संख्या 50% से अधिक है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या। और यह बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों के बीच में स्पष्ट हुई। हम लोगों ने यहाँ का एक कागज़ तैयार किया, डॉक्यूमेंट तैयार हुआ पटना में, उसको केंद्र को भी भेजा गया। हमको भी मालूम है उस पर कितनी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बहुत ज़माने से बहस चली आ रही। मापने का क्या तरीका होगा, किस प्रकार से हम मापें, आमदनी पर मापें, उनको क्या उपलब्ध है खाने के लिए उस पर मापें, किस प्रकार का जीवन जीते हैं उस पर मापें, अनेक ये बहस होती रहती है। तो मैं तो आपकी बात का समर्थन करता हूँ। और गरीबी की समस्या जितनी समझी जाती है उससे कहीं ज़्यादा जटिल है इस देश में, और बिहार में तो और ज़्यादा है। और हमारी सरकार का संकल्प है न्याय के साथ विकास, ग्रोथ विथ जस्टिस, क्योंकि सिर्फ ग्रोथ का कोई मायने नहीं। अगर हम 10 फैक्ट्री लगा दें और हजारों करोड़ का निवेश उसमें हो जाए, लेकिन उससे दिखेगा सरकार के खजाने में भी टैक्स के रूप में कुछ पैसा आ जाएगा और कागजों पर हो जाएगा कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन इससे आम आदमी के जीवन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जब तक आम आदमी के जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा तब तक उस विकास का कोई खास मतलब नहीं है। मतलब कुछ लोग विकसित होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आंकड़े के लिए जब हम औसत निकालने लगते हैं तो प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि आज की तारीख में जो प्रति व्यक्ति आमदनी है बिहार की वो राष्ट्रीय औसत से 1/4 है, 25% है जो नेशनल एवरेज है। उस हिसाब से अगर कुछ फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी तो आंकड़ों के हिसाब से बढ़ जाएंगे, लेकिन दरअसल जो आम आदमी है उसके जीवन स्तर में सुधार नहीं आएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि फैक्ट्रियाँ भी लगें, लेकिन साथ साथ डेवलपमेंट इस प्रकार से हो कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए।
लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, रोजगार के अवसर पैदा हो, सम्मान के साथ वो जी सके। तो हमारे सरकार का तो संकल्प है ग्रोथ विथ जस्टिस, न्याय के साथ विकास। इसलिए समाज के उन वर्गों को और उन क्षेत्रों को चिन्हित करके हम चल रहे हैं जो पिछड़े हैं और ज़्यादा पिछड़े। अब जैसे महादलित, कई लोगों ने कह दिया कि साहब ये शेड्यूल कास्ट को बांटने का प्रयास है, लेकिन ये बांटने का प्रयास नहीं है, बल्कि वो जो गांधी जी ने कहा अंतिम आदमी, उस अंतिम आदमी के जीवन में बदलाव लाना हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। और जिस दिन उस अंतिम आदमी के जीवन में बदलाव आ गया तो हमारी नीतियां सार्थक है और सचमुच ग्रोथ होगा। अगर उसका विकास होगा तो बाकी सबका तो विकास होगा ही, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए महादलित के विकास की योजना, अति पिछड़ों के विकास की योजना, महिलाओं के विकास की योजना, चाहे महिलाएं किसी वर्ग की, वो सामाजिक रूप से पिछड़ी है और कई कारणों से, उसका वक्त आज नहीं है। आप जब कार्यक्रम करेंगे यहाँ अनेक अवसरों पर इन सब विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग वो ज़्यादातर पिछड़े, तो उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए हमें विशेष पहल करनी होगी। तब जो मानवाधिकार का चार्टर है, ह्यूमन ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है मानवाधिकार का, उसके लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकेंगे। और भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, या हमारी सरकार कहती है न्याय के साथ विकास, इनके लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें। और मैं भी इस बात को की तारीफ करता हूँ, उसका समर्थन करता हूँ कि मानवाधिकार का मतलब सिर्फ पुलिस के शिकार लोगों के अधिकार की रक्षा ही नहीं, बल्कि मानवाधिकार एक व्यापक चीज़ है। लोगों को शिक्षा का अधिकार चाहिए, लोगों को हेल्थ का अधिकार है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसको मिला करके एक व्यापक संदर्भ में मानवाधिकार बनता है। और उस मानवाधिकार के व्यापक संदर्भ में आप उसकी रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए, और ये तो रक्षा और संरक्षण तो दूसरे चरण में आता है। पहले जागरूकता, अवेयरनेस, लोगों को मालूम तो होना चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं। अब हर किसी को पढ़ना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं पढ़ने से क्या होगा, लेकिन एक एक आदमी के दिमाग में ये बात बैठा दी जानी चाहिए कि पढ़ना ही है। कलम का जमाना है, पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। और जब एक बार पढ़ने की प्रवृत्ति हो जाएगी तो फिर तो पढ़ाना ही पड़ेगा। सरकार अपने दायित्व से मुकर नहीं सकती। फिर उनको 5 साल पर वोट का भी सामना करना पड़ा है, जो सबसे बड़ी अदालत है। और इस बीच में इतने कानून हैं जो लोगों की रक्षा करेंगे। अगर सरकार संवेदनशील नहीं रहेगी तो इस प्रकार के कानून उनकी रक्षा करने के लिए आएंगे और आप जैसा आयोग उनकी रक्षा करने के लिए आएगा। इसलिए अवेयरनेस पैदा करना, जागृति पैदा करना, यह भी बहुत आवश्यक है। सरकार का काम चल रहा है, लेकिन मैं भी कह सकता हूं कि कितना भी काम किया जाए उसको पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इसलिए चारों तरफ जागृति, लोगों को लगना, ये बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि मानवाधिकार आयोग सिर्फ सरकार को ही सजग नहीं करेगा, सचेत नहीं करेगा या उनको निर्देशित नहीं करेगा, बल्कि आम लोगों को भी वो जागृत करेगा, सचेत करेगा। तो इस नाते आप अपनी भूमिका को निभाएं और मानवाधिकार के व्यापक संदर्भों में आप लोगों को जागरूक करें। इसके लिए राज्य सरकार यथोचित मदद अवश्य देगी। अब जब काम शुरू होता है, अब थोड़ा तो धीमा चलता ही है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने के पहले आप यही माननीय न्यायाधीश थे और उसके पहले यही आपका जन्म हुआ है, पढ़ाई लिखाई हुई है, तो थोड़ा तो जानते ही अपनी धरती को। चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि बिल्कुल सुधर गया। और हम खुद ही अभी आर प्रसाद जी ने एक बात याद दिला दी हमको। हमसे पत्रकार मित्रों ने पूछा कि आप अपने काम से संतुष्ट हैं, तो मैंने कहा कि जिस दिन मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो उस दिन चैन की नींद में सो जाऊंगा, तब तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो संतोष तो एक बहुत बड़ी चीज है। इतना भक्ति और इतना भजन और इतनी
सब आराधना और साधना सब चीज जो बात करते हैं उसमें संतोष को प्राप्त करने के लिए तो बड़ा एक व्यापक चीज है। लेकिन फिर भी अब इतना जरूर दावा किया जा सकता है कि अब चीजें मूव करने लगी, गाड़ी अब बढ़ने लगी। अब पहले अब जज होने के नाते तो पुलिस से बराबर वास्ता पड़ा होगा। आशीष रंजन सिन्हा जी डीजीपी थे, यहाँ पर बैठे हुए और हमारे पुलिस पदाधिकारी बैठे हुए। ये जो पुलिस वालों को पहले गाड़ी थी वो तो अपने आप स्टार्ट नहीं होती थी। ज्यादातर थानों में हम लोगों ने देखा है उसको सवेरे सवेरे 5 सिपाही दरोगा जी को बैठा करके और 5 सिपाही उसको ठेल करके स्टार्ट करते। ठेल को गाड़ी थी, अब उसकी जगह पर इनको नई गाड़ियां मिलने लगी तो धीरे धीरे मूव कर रहा है। लेकिन हम इतना दावा नहीं कर सकते हैं कि हर चीज बिल्कुल तेज गति से दौड़ने लगी। लेकिन तेज गति से दौड़े इसमें हम सब लोगों का स्वार्थ है और इसमें हम सब लोगों की भलाई है। तो ये सिर्फ सरकार नहीं और सिर्फ हम ही जिम्मेवार नहीं, सर्वाधिक जिम्मेवार है, इसलिए कि जनता के बीच वोट मांग करके आते हैं। लेकिन आप जो प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं उनकी भी जवाबदारी और सब मिल करके देखिए। एक बात आपको कहेंगे कि जहां गलत हो उसको जरूर उजागर कीजिए, लेकिन मकसद क्या है? मकसद है जो गलत है उसको ठीक कर दे। मकसद तो यही हम सब लोगों का, क्योंकि कोई चीज गलत है उसको हम सिर्फ गलत कहते रहें या साबित कर दें, उससे तो आम लोगों का कोई हित सधने वाला नहीं। गलत को गलत जरूर कहें, लेकिन गलत सही में कैसे परिणत होगा इसके लिए हम सब लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से इतना ही आश्वस्त करता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक तो मैं आपको किसी काम में दिक्कत नहीं होने दूंगा। दिक्कत तो होती है, कभी कभी दिक्कत होगी आपको, लेकिन मेरे ध्यान में बात आएगी तब उस बाधा को दूर करने की कोशिश करें। अब कहाँ जब आप आए तो उस समय लगा नहीं कि कैसे होगा 10 दिसंबर का। आज कम से कम इसी सरकार में लोगों ने उसको तैयार तो कर दिया, आपने इसको चुन लिया। कुछ दिन पहले तो हमने मन बना लिया था इस बिल्डिंग को हम डिमोलिश करेंगे, और जैसे सूचना भवन ये बना है इसके बगल में ही एक इसके साथ मैच करता हुआ और बाकी आर्किटेक्ट लोग बताएंगे सौंदर्य के दृष्टिकोण से इसके साथ एक नया भवन बनाएंगे। लेकिन आपने इसको चुन लिया, यही ठीक ढंग से होगा और फिर आगे कैसे और बेहतर ढंग से काम होगा। तो बिहार में एक बात मैं देखता हूँ, काम जल्दी नहीं होता है, लेकिन होता है तो जरूर हो जाता है, शुरू होता है तो हो जाता है। तो अब इसी बिहार को तो और अच्छा बनाना, और आप राज्य मानवाधिकार आयोग को देश का सर्वश्रेष्ठ मानवाधिकार आयोग में परिणत कर दीजिए। देर से हुआ है, जैसा हमने शुरू में कहा कि आपके नेतृत्व में गठित हुआ, देर आए दुरुस्त आए। अब इसका काम आपके नेतृत्व में इस ढंग से हो कि बाकी राज्यों के मानवाधिकार आयोग इसका कई मामलों में अनुकरण करें। आज कई मामलों में अनुकरण कर रहे हैं हमारी सरकार का। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया तो अब सब जगह से करें या न करें कागज हमारा मंगा रहे हैं। अब जानकारी नाम से शुरू किया हमने कि टेलीफोन पर आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो इसका अनुकरण हो रहा अनेक जगहों पर, और शुरू में तो जिसको टिचिंग ट्रबल कहते हैं वो तो हो गए, लेकिन आप आगे बढ़िए, हमारा पूरा सहयोग होगा। और आज विश्व मानवाधिकार दिवस है और आज के दिन पुराने भवन को रिनोवेट करके राज्य मानवाधिकार आयोग का विधिवत कार्यालय खुल रहा है। और आज के इस अवसर पर आपने एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया, मुझको भी याद किया। तो लोगों के अधिकार की रक्षा करने में आप आगे बढ़िए। सरकार आपके मददगार के रूप में हर जगह दिखेगी, मेरी यही कोशिश होगी। और इस शुभ अवसर पर, आज के इस मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और हम सबका एक ही संकल्प है कि जो भी इंसान पैदा लेता है उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और इसी में सारे मानवाधिकार का मंत्र, पूरा ज्ञान छिपा हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जस्टिस झा साहब, जस्टिस राजेंद्र बाबू, आर प्रसाद जी, इनके साथ जो सचिव हैं मनोज श्रीवास्तव जी, लिखने पढ़ने वाले अफसर हैं, हमको लगता है बहुत दिन के बाद फिर इनको मन के लायक काम मिल गया है। अब ये छुट्टी पर जाने के चक्कर में नहीं रहेंगे, काम करें।
शेख साहब भी आईजी के रूप में पूरी भूमिका निभाएंगे और पूरी सरकार में सारे लोग, अमीर सुबहानी साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, राज्य सरकार की तरफ से रोज़मर्रे का काम तो ही लोगों का, हम लोगों के पास तो थोड़ा देर से छन करके बात पहुँचती है, लेकिन आपसे हम एक आग्रह करेंगे कि आपको अगर लगे कि कोई बात कहीं अटकी हुई है तो कृपा करके मेरे ध्यान में जरूर ला देंगे, ताकि समय पर हम उसके उपचार की कार्रवाई भी कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत